नमस्कार, मैं रवि शरण और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का कार्यक्रम जनसदन। उत्तराखंड एक प्रदेश जो पहाड़ी है, जो विविधताओं से भरा हुआ है। आजकल यहाँ पे चुनावों की बयार है। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए और आने वाले समय में हम लोग जो है आगे फिर चुनावों में जाने वाले हैं। निगम के और निकायों के चुनाव, उसके लिए भी तैयारियां शुरू हैं। लोग प्रत्याशी अपनी ओर से तैयार हैं। सरकार ने भी ये कहा हुआ है, कोर्ट को भी कहा हुआ है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराएंगे। हालांकि अभी ये स्थिति देखती नहीं, पर जो एक कार्यक्रम उसमें शुरू हुआ है उसको लेके वो ये है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान सरकार ने शुरू किया। इस पे मैं पहले पैनलिस्ट को जोड़ लेता हूं अपने साथ, फिर मैं इसकी भूमिका देके सवाल करूं। हमारे पास इसमें श्री नवीन पीठसाली जी हैं बीजेपी से, पूनम कंडारी जी हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, खुर्शीद सिद्दीकी जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, जो मूल मुद्दा है अतिक्रमण की बात जब होती है पूरे हिंदुस्तान, ये कोई यहाँ का मुद्दा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बस्तियां बस्ती हैं। उसके बाद कुछ कंडीशन होती है, सरकार कुछ समय बाद ये कहने लगती है कि साहब ये जो व्यवस्था है उसके हिसाब से नहीं है, ये उन परिस्थिति मतलब इन उपस्थितियों में नहीं आता जिसके हिसाब से लोगों ने यहाँ पे बसावट की है या अपनी बस्ती मलिन बस्ती या जो भी बस्तियां बसाई हैं, सरकार का हक है। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। पहला, वहां जो भी बसे हैं वो सब भारतीय हैं, जैसे हम भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, वो सारे भी भारतीय। जब वो जमीन बसाते हैं, जब एक जगह अपना घर बसाते हैं, आप समझिए कि वो कहीं, ज्यादातर वो लोग होते हैं जो बाहरी जगहों से आए हुए होते हैं, उनके पास अपने रोजगार की समस्या होती है, रोजगार से भी उतना ज्यादा उनको नहीं मिल रहा होता कि वो स्थायी कॉलोनियों में जाके बसे, तो वो अपना बसावट के लिए फिर वो सब जमीनों पे कुछ पैसे खर्चा करते हैं, उसी तरह से करके फिर बिजली का और बाकी सुविधाएं लेते हैं। और इन सारी सुविधाओं में राज्य सरकार के जो प्रशासक होते हैं उनकी 100% भूमिका होती है, क्योंकि उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। आज हम इसी मुद्दे पे बहस करेंगे अपने पैनलिस्ट से, बट आज हम शुरुआत करना चाहेंगे खुर्शीद जी से। हम उनसे समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति है अभी। जो 429 बस्तियों की बात हो रही है उनको हटाना है, इसमें करीब 400 कुछ है, उसमें 129 शायद देहरादून की है। क्या स्थिति है उनकी, क्योंकि ये 2016 से जो जानकारी उसके हिसाब से 2016 से क्रम शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैं खुर्शीद सिद्दीकी जी से इस पूरी व्यवस्था को समझना चाहूंगा कि इसमें क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा है, कोर्ट का क्या आदेश है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम जिम्मेदार पक्षों से इसका जवाब देंगे। खुर्शीद सिद्दीकी। देखिए, इसके अंदर एक ब्रॉडर जो बात है वो समझने की जरूरत है कि 2041 का जो मास्टर प्लान बना है उसके अंदर ये कहा गया है कि यहाँ पर देहरादून के अंदर 129 मलिन बस्तियां हैं, उनको हम सिस्टमैटिक तरीके से फेज वाइज उनको हटाएं। यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर 584 बस्तियां हैं जो अवैध बस्तियां जिनको कहते हैं, मलिन बस्तियां कहते हैं। अभी फिलहाल जो मुद्दा है हमारे सामने वो है रिस्पना से जुड़ा हुआ, जिसके लिए नारायण बागची जो है एनजीटी के अंदर गए हैं 2022 के अंदर, उनकी पिटीशन का नंबर 417। वहां से ये ऑर्डर हुआ है अभी 13/5 को। और हमारे गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं जैसे डीएम है हमारे, और वहां से कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर हैं, उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी है कि ये 525 ऐसे मकानात हैं इसके ऊपर, रिस्पना के ऊपर, कि जो 11 मार्च 2016 के बाद बने हुए हैं, इनको हम 30 जून तक हटाएंगे। ये इन्होंने वहां पे अंडरटेकिंग दी है और उन्होंने कहा है कि आप इनको हटा करके हमको। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि आप हमें रिस्पना के अंदर जो फ्लड प्लेन जोन है उसको डिमार्केट करके 24 साल तक हमको उसको आप रिपोर्ट करें। यहाँ पर ये 525 मकान के लिए तो ये कह चुके हैं कि हमको हटाने, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट बढ़ हो सकती है। और अगर वो किसी वजह से रोका जाता है तो उसका एक ही तरीका है, वो अध्यादेश। और शायद गवर्नमेंट अभी इस पोजीशन में नहीं है अभी फिलहाल
कि वो उसके लिए अध्यादेश लेकर के आए। एक ही तरीका है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, उसको वैसे नहीं रोका जा सकता। मगर ये जो अभी करने जा रहे हैं कि फ्लड प्लेन जोन को जो उन्होंने डिमार्केशन करने के लिए कहा है, उसके अंदर एक जो हमारी यहाँ पर ऊटी के अंदर इंस्टीट्यूट है, नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, उन्होंने 2019 के अंदर एक रिपोर्ट बनाई है कि रिस्पना के अंदर कहाँ पे कैचमेंट में कितना पानी आता है और किस तरह से कितनी जगह पर फ्लड आता है। उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना करके इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड को दी है। अगर वो रिपोर्ट आती है, वो वहां पर सबमिट की जाती है एनजीटी के अंदर, तो बहुत सारा एरिया जो है उसके अंदर फ्लड जोन के अंदर आता है, क्योंकि नदी जो सोर्स है उस जगह के ऊपर सर्वे फंडिया का जो प्लान है उसके हिसाब से 100 मीटर छोड़ी है। और तो फिर तो काफी बड़ा, जो काफी तो जो मतलब आप कह रहे हैं 100 मीटर, तो 100 मीटर में तो बहुत सारा वेरीफाइड एरिया है कि वो भी सब उसके अंदर आ जाएगा। जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी होने जा रहा है आगे। तो वो जो सोर्स से जहां से शुरू हुआ, कैचमेंट से जहां से शुरू हुआ, वहां पे 100 मीटर चौड़ी थी, उसके हिसाब से जो सर्वे फंडिया का प्लान था, तो वहां पर इस वक्त 20 से 25 मीटर लगे। वहां पर शायद एक 10 प्लेनेट करके एक रिजॉर्ट भी बना हुआ है, और वो जमीन कहाँ गई है तो खैर अल्लाह बेहतर जाने। जमीन जो है इसके अंदर, जो पूरी जमीन है इसके ऊपर, रिस्पना के ऊपर, उसके अंदर 55% जो जमीन है वो फॉरेस्ट की, डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेट फॉरेस्ट की जमीन है। 6% इसके अंदर एग्रीकल्चर की जमीन है, और 15% बैरन जमीन, और 25% जो जमीन है वो लैंड यूज जो है अर्बन है उसका, इसमें चेंज हो। अब ये इस वक्त जो एक्सरसाइज हो रही है वो सिर्फ 25% के ऊपर हो रही है, लैंड यूज चेंज। उसके अंदर फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बैरन जमीन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, वो ऑलमोस्ट 75%। अब वो 75% जमीन कहाँ गई है, हमें तो कहीं पे फॉरेस्ट दिखाई देता नहीं, क्योंकि आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं सारी की सारी, और उन्होंने वहां पर जो है पिछले बना करके प्लान कर रखा है। अगर आपको ये सब कुछ करना है तो फिर आप एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस के ऊपर आप उसको देखिए कि ये जो है इसकी सारी की सारी जमीन कहाँ पर गई, और उससे खाली ये बस्ती वालों के 525 घर हटा करके, चाहिए ये था कि जब तक कि ये पूरे का पूरी बात कंप्लीटली एनजीटी के सामने नहीं जाती, तब तक 525 बस्ती वाले घरों को भी नहीं चढ़ा जाना चाहिए था, क्योंकि खाली उनसे ही प्रदूषण नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रिस्पना के किनारे बनी हुई हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बने हुए हैं, बड़े-बड़े होटल बने हुए हैं, वो सारे इवन जो है हमने खुद देखा है कि जहाँ पे विधानसभा है वहां पर भी पानी भरता था रिस्पना। करेक्ट। रिस्पना के साथ में एक बहुत बड़ा होटल बना हुआ है पुल के पास, वो वहां पर जो है टेलीकम्युनिकेशन का टावर जहाँ पर खड़ा हुआ है, वो जमीन नदी की जमीन है। आज के रिकॉर्ड के अंदर भी नदी की जमीन, पता नहीं कब से मालूम है, आज की बात थोड़ी। और उसके अलावा जो है आपकी दून यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो सारी की सारी उसके अंदर है। ये नहीं कि वो गरीब लोगों के बेचारों के घर उजाड़ दिए जाएं और बाकी सब लोगों को छोड़ दिया जाए। तो एनजीटी के अंदर अब जो ये रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं, उससे उन लोगों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने भी अतिक्रमण किया हुआ है रिस्पना नदी के ऊपर और बंगाल नदी के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये नहीं कि गरीबों के साथ ही करो। नवीन पीरशाली जी, समस्या ये है जिसपे हम आपसे जवाब चाहेंगे सरकार की तरफ से जी, कि सरकार को ने आज कार्रवाई शुरू की है, अभी उसमें और भी चीजें होनी है, हो सकता है आगे आने वाले समय में वो कुछ और स्टेप आपकी तरफ से लिए जाए। बेसिकली जब इस तरह की चीजें होती है तो क्यों ये ध्यान नहीं दिया जाता आज तक? ये मैं सिर्फ इस सरकार को नहीं कहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे इस सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए सवाल है। पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी मलिन बस्तियां बसी, कोई एक बस्ती ऐसी नहीं है जिसमें सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति न हो, क्योंकि उनके पास बिजली के कनेक्शन है, उनके पास पानी के कनेक्शन है, अन्य मूलभूत सुविधाओं के कनेक्शन है। कुछ जगहों पे तो उनका बाकायदे रजिस्ट्री हुआ है, लैंड यूज चेंज हुआ है, सब कुछ हुआ, वो बिना अधिकारियों के तो हुआ नहीं होगा। अब मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं इस बात से तैयार हूं कि भाई ठीक है, सरकार की परियोजना है, सरकार उनको हटाएगी, आगे आने वाले समय में जो सरकार है उसको उनको समायोजित करना है, हो सकता है उनको कहीं घर भी दे। क्यों कार्रवाई नहीं होती इन प्रशासनिक अधिकारियों? ये सवाल तो पूरे हिंदुस्तान का है, लेकिन यहाँ पे आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपसे मैं जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मेरे से पहले सिद्दीकी जी ने बहुत रिसर्च के साथ यहाँ पर जानकारी रखी।
इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं विषय क्या है। वो विषय है कि एनजीटी का आदेश आता है, नोटिस आते हैं और उसको खाली करने के लिए बोला जाता है। पिछली बार भी आया था, हमारी सरकार ने उस पर अध्यादेश सरकार लाई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कभी गरीबों को कोई परेशानी हो, उनका घर उजड़े, किसी का आशा ना उजड़े, ये कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जहां पर आपको ये चीजें रोकनी पड़ती हैं और जहां कहना पड़ता है कि बस अब हो गया। और मैं समझता हूँ कि 2016 तक वो अध्यादेश आया था और आज भी वो प्रभावी है हमारी सरकार का। लेकिन 2016 के बाद भी आपने देखा कि लगातार नदियों पर अतिक्रमण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा रवि जी, आप जो भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पहले एक बात है। और वो निर्माण जो नदी के बीच में बना हो, नदी के किनारे बना हो, आपने देखा कि उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं लगातार होती है और कभी भी बड़ी आपदा आ जाती है। 2013 की जो केदारनाथ आपदा है, हम तो अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं, और ऐसी कोई आपदा यहाँ पर ना हो, वो भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए एक जो ट्रिब्यूनल है, जो अधिकरण है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उसने एक नियम कानून बनाए हैं, उनके 7 नियम है, उसके अंतर्गत नदी नालों का भी उसमें जिक्र आता है, तो उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है। और मैं समझता हूं कि सरकार अध्यादेश लाई है, उन सभी लोगों का कुछ व्यवस्था वो बनाएगी। लेकिन 2016 के बाद जिन्होंने फिर अतिक्रमण किया और सरकार की बात को नहीं सुना, उन पर आज सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आदेश है और उस पर कार्रवाई होगी। और किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी बिंदु पर ये अवैध निर्माणों का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ठीक है, सरकार आजादी के बाद से सरकार आई और गई, लेकिन सरकारों ने इस पर कभी गंभीरता से नहीं सोचा। और अगर अगले 10 साल तक नहीं सोचा जाएगा, खासतौर पर उत्तराखंड की बात हो, तो उत्तराखंड की सारी नदियां, सारे रेलवे लाइन, सभी के किनारे अवैध बस्तियां बन जाएगी। फिर हम बार बार यही कहेंगे कि भाई इनको सरकार अध्यादेश लाए और इनको बचाए, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता उत्तराखंड की तरफ भागेगी और यहाँ पर उत्तराखंड रहने लायक नहीं होगा। लेकिन एक विजनरी मुख्यमंत्री इस वक्त बैठे हैं, एक सरकार विजनरी है, उनको पता है कि अगर इस स्थिति में रोका नहीं गया, सरकार अध्यादेश लाई थी, हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2016 तक हमने कहा कि इनको बचाना होगा और हम इनको सिस्टमैटिक इनके लिए रिहेबिलिटेशन का इंतजाम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे अधिकारियों की लापरवाही करें, किसी की भी लापरवाही आप करें, इतनी बड़ी मॉनिटरिंग भी नहीं हो सकती कि रोज वहां पर कोई झोपड़ी डाल देता है, कभी कोई होता है। तो एक बड़ा तंत्र है, उस तंत्र में भी कहीं किसी की मिली भगत रही होगी। लेकिन अब समय आ गया है कि उन मिली भगत वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो हमारी सरकार करेगी। और जो अवैध निर्माण हुए 2016 के बाद, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि सरकार जनहित की नहीं है, जनता के बारे में नहीं सोचती है। सरकार ने जनता के बारे में सोचा, तब इसलिए अध्यादेश लाई और 2016 तक का अध्यादेश आज भी प्रभावी है। लेकिन सरकार की बस की बात भी नहीं है, जनता सरकार को ही पलट देगी अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर सभी नदियों पर कब्जा हो जाएगा। मेरा सवाल केवल ये है कि क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस सवाल के साथ मैं अपने फिलहाल वक्तव्य को यहीं पर रोक रहा हूँ, आपकी तरफ से। देखिए, अगर ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा तो शुरू से कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई प्रभावी क्यों नहीं होती, ये सवाल था मेरा। इसलिए नहीं होती, ये सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है कि जब भी कार्रवाई होती है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप पे होती है, उस समूह पे होती है, जो समूह रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, किसी तरह से उसने अपनी बसावट की है, गलत सही। मेरा कहना यह है कि अगर कार्रवाई होती है तो उन अधिकारियों को बिल्कुल क्यों बख्श दिया जाता है जिनके बिना ना बिजली कनेक्शन मिल सकता है, ना पानी कनेक्शन मिल सकता है, ना वो वहां रह सकते हैं। आप वहां की बात छोड़ दीजिए सर, ये जनरल बात है, मेरा सवाल नहीं। आप किसी बड़ी बस्ती में चले जाइए, एक ईंट अपने घर पे लगवा के देख लीजिए, अगले दिन आपके पास जो भी म्युनिसिपल कमीशन है, देहरादून का है या जो है नागपुर का है या कहीं का, उसके 2 बंदे पहुंच जाएंगे आपके पास। इतना विजिलेंस होता है, उसके बाद भी ये बसता है। तो सरकारों को कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि साहब हमारे में जहां गलती है, पहले तो उनको भी सस्पेंड करो, ताकि आगे से ये बसावट जब हो तो उसका कहीं ना कहीं कुछ लोग और नियंत्रण। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ रवि जी। ये सरकार की इच्छा शक्ति होती है, अगर इच्छा शक्ति वाली सरकार है तो सब काबू कर सकती है। मैं समझता हूँ इस वक्त उत्तराखंड में जो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में इच्छा शक्ति वाली सरकार चल रही है, इसीलिए हमने 5,000 एकड़ की लैंड उत्तराखंड में खाली की है। ये पूरे उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूँ, जहां भी अवैध निर्माण था उसको खाली करने का काम सरकार ने किया है। क्योंकि जो सरकारी गैर सरकारी भूमि पर अनधिकृत तरीके से रहेगा, अवैध तरीके से रहेगा, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, कानून कहाँ रहेगा। तो उसको भी बनाए रखना है और जनता की सुरक्षा भी करना है। तो सरकार दोनों तरफ कर रही है और सरकार की भी एक कैपेसिटी है, उत्तराखंड की भी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहिए। नवीन जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक सवाल छोड़ के आपके पास जाता हूँ। 5,000 एकड़ आपने बोला खाली कराया, मुझे 5 अधिकारियों के नाम बताइए जिन पे कार्रवाई हुई। पूनम जी।
हम अभी देख रहे हैं कि ये समस्या है, चुनाव सन्निकट है, अब आ गए हैं। अब वो जो है इस समय वोटिंग का एक बड़ा तो इस समय निश्चित सी बात है सरकार का भी होगा इस समय कहना कि साहब जो भी विपक्षी लोग हैं वो इस समय इस मामले को इसलिए क्यों मतलब मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी चुनाव है। ये ठीक है कि एनजीटी के आदेश पे कार्रवाई हो रही है और ये उचित भी है, पर क्या इतने दिनों से, क्योंकि आप ही विपक्ष में हैं, आप भी देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था अगर नहीं हो रही थी तो कोई संघर्ष हुआ, कोई आंदोलन चला, उन लोगों के आंदोलन को कहीं विपक्ष ने धार दी या साथ दिया? पूनम कटारिया। इसके लिए तो सर कब से आंदोलन कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ही मतलब 2016 में जो है मार्च 2016 में, करेक्ट, उसी समय आया कांग्रेस ही थी जो मतलब मानवाधिकार हक के लिए उन्होंने मांग करके और वो इसमें मतलब नियमितीकरण कर रही थी। लेकिन जब ही उन्होंने शुरुआत करी कुछ कुछ तो तब तक मतलब सरकार ही बदल गई और दूसरा कि मतलब सरकार ने ऐसा करा कि वो चीजें खत्म कर दी गई और मालिकाना हक के लिए कांग्रेस लड़ती रही है। उस समय भी मतलब आंदोलन किए इन्होंने। इसकी जो कांग्रेस ने तो मतलब गरीब संघर्ष समिति एक हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष है सूर्यकांत धस्माना जी ने, उन्होंने वो इसके अध्यक्ष है, उन्होंने ये एक समिति भी बना रखी है जिसमें सारे गरीबों को जोड़ रखा है, सारी बस्ती वालों को। तो बस्ती वालों के लिए तो कांग्रेस उनसे लड़ती रही है इन गरीबों के लिए, क्योंकि ये अवैध निर्माण जैसे बोलते थे, ये अवैध कैसे हुए, इनको बचे हुए कई बरस हो गए और इनके लिए ना कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जैसे राजू आवास। वो इस आधार पे कह रहे हैं, आप ही के नियम पे कह रहे हैं कि 2016 के बाद की जो बसावट है उसमें 585, तो निश्चित सी बात है जो आपने एक डिमार्केशन किया था उसके बाद के 585 जो है वो इस जग में आ रहे हैं, पहला। दूसरा जो है जो सवाल बार बार उठ रहा है वो ये, आपके विधायक की भी तो कोठी उतनी बड़ी है और वो भी तो इलीगल एरिया में, आपने उसको क्यों नहीं चेक किया? मैं जरूरी नहीं समझता नाम लेना, आप समझती है किसकी बात हो रही है। वो भी हमारे विधायक जी हैं, लेकिन उनकी कोठी में बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल अवैध जगह पे नहीं है, बिल्कुल नदी से बहुत कई आगे जाकर है उनकी। तो उनको भी अगर लिया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अवैध है, उसको देखा जाए पहले। अवैध कुछ नहीं है, बस ये है कि इनको घेरा जा रहा है उसी तरह की, इनको हटाया जाए। तो इनके लिए राजीव आवास जैसे कोई व्यवस्था किया जाए जहाँ इन्हें रखा जाए, गरीबों को एकदम ऐसे इनको हटाकर तो ठीक नहीं है ना। इनके लिए कुछ किया भी तो जाए, क्योंकि यही गरीब है जो देश के निर्माण में सहयोग करते हैं और ईंट से ईंट रख कर ये हम लोगों के घर बनाते हैं। मजदूरी है एक ऐसा जो मतलब इतनी मजदूरियां कर करके पूरे देश का विकास कर रहा है और आज उनको हटाने पे लगे हुए हैं, उनके रेडियो को हटा रहे हैं बीजेपी सरकार। उनको कहीं पर मतलब किनारे पे वो अपना रोजी रोटी नहीं कमा सकते। तो जब गरीबों की ऐसे रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाएंगी तो देश कैसे विकास करेगा और इनको हटाकर कैसे विकास हो गया। तो इनका तो नियमितीकरण होना चाहिए, इनको तो वो मिलना चाहिए इनके रहने के लिए आवास या कोई व्यवस्था करे सरकार, हम तो ये कहते हैं। और ये तो राजनीतिक पक्ष हो गया। देखिए क्योंकि इतने दिनों से वो बसे हुए हैं, उनको भी क्या करें। सुबह जब घर से निकलते हैं, शाम को जब लौटते हैं तो शायद कुछ रोजगार से कुछ कमा के इतना ला पाते हैं कि शायद घर वालों को फीड कर सके। उसमें से भी 50% कर पाते हैं कि 40% कर पाते हैं, ये स्थिति तो आप देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो नियम है, एनजीटी का आदेश है, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो बसावट इस तरह से हो रही है उसकी जो सोशल इकोनॉमिक्स फैक्टर, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, एनजीटी तो ठीक है भाई, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो निश्चित सी बात है। हमारा प्रदेश तो और भी ज्यादा सेंसिटिव प्रदेश है, बाकी प्रदेशों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे होना ही चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि साहब अगर हम केदारनाथ की आपदा के बाद में नहीं सुधरे तो हम तो हमारे जैसा नखाता तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक बात। लेकिन जब ये चीजें बसावट होती है तो क्या आप मतलब मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा कि जब ये बसावट होती है तो क्या सोच के उस समय पे सरकार शांत रहती है, विपक्ष भी शांत रहता है और उस मामले को पकने दिया जाता है। उस बीच में उस बंदे का जो रोजगार के लिए आया हुआ है या रोजगार करने का प्रयास कर रहा है, उसके बहुत सारे पैसे वहां पे ऑलरेडी खप जाते हैं और अचानक से एक दिन जब चुनाव सन्निकट आते हैं, ऐसा देखने में आया ही हो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा देखने में आया कि उस समय पे सारे राजनीतिक मुद्दे उठ के आ जाते हैं। आदेश का पालन भी तभी होना होता है और बाकी विपक्ष के लिए अपना हथियार है और पक्ष के लिए अपना हथियार। खुशी जी देखिए बात यह है असल में कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर
ये देखा गया है कि 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है, 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है, दोनों का अलावा कोई और गवर्नमेंट रही नहीं है। बिल्कुल 24 साल में यही दौर है, यही रहा है। ये जब हमारा 2000 में प्रदेश बना था, उससे पहले से बसनी शुरू हो गई थी नदियों के किनारे। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जिम्मेदार नहीं है इस बात के लिए, दोनों ही जिम्मेदार है और दोनों के सामने ही ये सब कुछ हुआ है। मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, आप मैं सोशल इकोनॉमिक फैक्टर पे जानना चाहता हूँ कि किस बुरी तरह से वो आम जन वो भारतीय प्रभावित होता है इससे। जी, तो बात ये है कि अब वो बसी है, इनकी नॉलेज से बसी है। अब क्योंकि वो सबसे बड़ा वोट बैंक है एक तरफ से, वही सही मायनों में वोट देता है जाकर। हमारी जो पॉश कॉलोनीज है उनके लोग नहीं जाते हैं, निकलते ही नहीं वाले लोग के पूर्ण पर निकलते नहीं है, अभी वोटिंग का दिख भी रहा है। हालांकि वोट सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए, मगर मसला ये है कि वो जिस वक्त बनाते हैं उसको सारी सुविधाएं सरकार देती है, रोड बनाती है, नालियां बनाती है, वहां पर बिजली के कनेक्शन होते हैं, पानी के कनेक्शन होते हैं। हमने अभी सुझाव दिया अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर आपको नदियों के किनारे ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, जैसे कि प्लान है, तो आप वहां से मान लीजिए 50 मीटर की दूरी पे आपको करना है, दोनों साइड से 50 मीटर तक जितनी भी बस्ती है उसको हटा दें। उसके बाद जो है वो उसके बाद में चौथी या 5वीं लेन रह जाती है, उसको भी आप तोड़िए और वहां पर 4-5 मंजिल बिल्डिंग बना करके, वहां पर फ्लैट्स बना करके, हाँ जैसा दिल्ली में हुआ है, अभी किया गया है दिल्ली में, 4-4 मंजिल वालों को वहां पर एडजस्ट कर दीजिए, आधे पैसे उसे ले लीजिए, आधे पैसे आप उसको सब्सिडाइज कर दीजिए, उन लोगों को ना हटना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा, आपका ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल चाहता है। मगर मसला यह है कि करे को, दिक्कत आ रही है कि करे को। अभी तक मान लीजिए हमारी बहन जी बैठी हैं, अभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं एक तरह से, जानते हैं, मगर क्या कांग्रेस को अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि उनको मालिकाना हक दे सके? क्या भाजपा को ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अध्यादेश तो ले आ रहे हैं, मगर क्या उसका नियमितीकरण नहीं कर सकते? मसला ये है कि करने की विल पावर है कहां? आप तो सिर्फ वोट देना चाहते हैं उन गरीबों को, और वो लोग ऐसे हैं कि बेचारे सुबह से शाम तक मजदूरी करके अपने घर पे आते हैं। यही है जिस और उनको है वो समस्या यही है। एक हल्द्वानी के अतिक्रमण के अंदर और देहरादून के अतिक्रमण के अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने महसूस किया वो ये है कि उन्होंने सबकी बात सुनी। वहां पर हल्द्वानी के वहां पे नेता लोग भी गए, वहां पर सामाजिक संगठन भी गए, सबकी बात सुनी, धरना प्रदर्शन भी किए उन्होंने और अपने मेमोरेंडम्स भी दिए, सब कुछ किया। मगर उन्होंने पहले नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर वो गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उनकी बस्ती को जो 4500 घर टूटने वाले थे वो उनको रोका गया। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन लोगों की अपॉर्चुनिटी थी कि अपनी बात कहें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस तरह के, ये जो विक्टिम्स हैं इनके घर टूटते हैं उनकी बात भी सुनी जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इन लोगों ने हिम्मत ही नहीं की कि जाकर के अपनी बात कहें कि हमको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जब तक के सारे नदी का पूरा रिजनरेशन नहीं होता है तब तक हमारी बस्ती को रोका जाए। इन्होंने ये बात ही नहीं की। नवीन जी, आपसे थोड़ा दूसरा सवाल ये है कि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर केदारनाथ के बाद भी हम नहीं सुधरे तो हमारा कभी कुछ होगा नहीं। क्या ये सरकार है, मजबूत सरकार है, दोबारा आप सत्ता में आए हो, ये समय, क्या आप कोई ऐसा प्रदेश के हिसाब से पूरे प्रदेश के लिए कोई एक ऐसी परियोजना रखना चाहेंगे जिसमें इस तरह के ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को या ग्रीन एरियाज को डिमार्क किया जाए, भले ही वो आज खाली ना हो, उसके लिए परियोजना बने, वो आने वाले 5-7 सालों में उनको डिस्प्लेस किया जाए या किया जाए। तो अगर आप कम से कम एक ऐसी विजनरी परियोजना रखते हैं हर जगह के हिसाब से, 129 बस्तियां यहाँ हैं, कुल मिला के 400-450 बस्तियां पूरे उत्तराखंड में, अगर कोई एक प्लान रखा जाए आज के दिन की साहब ये प्लान है, हम इस हिसाब से काम करेंगे, तो क्या हम इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा से उम्मीदें जनता को भी ज्यादा क्यों है? साहब आपको दोबारा पहली बार आप ही हैं जिसको उसने दोबारा जिता के भेजा, तो क्या भाजपा इस दिशा में कुछ सोच रही है, कोई कदम लेने वाली है? नवीन जी। जी नवीन, अभी सिद्दीकी जी साहब ने जो बात की मैं आंशिक तौर पर उनसे सहमत ये हूँ कि उन्होंने जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा सुझाव है, जिस प्रकार से उनको बसाया जा सकता है और ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 2016 के बाद जो अतिक्रमण हुआ है उसमें कार्रवाई होगी,
उसके बाद सरकार के पास प्लान है, सरकार उसको एग्जीक्यूट करेगी। ये ग्रीन कॉरिडोर भी बनेगा और वो लोग भी बसाए जाएंगे। तो सरकार पूरी तरह से उनको बसाने के हक में है, लेकिन 2016 के बाद जो अतिक्रमण हो रहा है और आगे होता जा रहा था, उस पर कहीं न कहीं लगाम लगाने का समय आया था, उस पर ब्रेक लगाना था। तो उस पर ब्रेक लगना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा फैलेगा और सरकार के हाथों से भी बाहर हो जाएगी बात। लेकिन 2016 तक जहां जो अध्यादेश वो प्रभावी है और सरकार की जिम्मेदारी में रहेगा कि उनको कहीं न कहीं अच्छी तरह से उनका पुनर्वास किया जाए और विकास भी हो और जनता का उत्थान भी हो, जनता को भी बसाया जाए। तो ये सरकार के पूरे एजेंडे में है। सरकार जनहित की है। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्य बने, ये हमारे एजेंडे में है। और उत्तराखंड सर्वोपरि, प्रदेश की जनता सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी के एजेंडे पे है। और उत्तराखंड के शहीदों का सपना जो जिसके लिए उत्तराखंड मांगा गया था, वो भी मुख्यमंत्री जी ने वरीयता में और सर्वोपरि रखा है। तो इन सबको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री विजनरी है और कहीं न कहीं इस मुद्दे पर एक लगाम लगानी थी, एक रोक लगानी थी, और ये रोक के रूप में आप कार्रवाई देख सकते हैं। लेकिन जो अध्यादेश सरकार लाई है, सरकार उस पर हमेशा कायम रहेगी और वो प्रभावी हमेशा रहेगा। नहीं, एक वादा क्या आप जनता से इस मंच से कर सकते हैं कि साहब उसमें जो भी आएगा, भले ही वो विधायक हो या बड़ा आदमी हो जिसका होटल है या प्रतिष्ठान है, अगर वो उस ग्रीन कॉरिडोर में आएगा तो उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी जो मलिन बस्ती वालों के साथ होगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की नजर में सब एक जैसे हैं, चाहे कोई बिल्कुल आम से आम हो और खास से खास हो, सब लोग एक कानून के दायरे में एक ही नजर में आते हैं। भारत की जनता है, सभी नागरिक समान होते हैं और सरकार के लिए सभी नागरिक समान हैं। तो जो भी कार्रवाई होगी सब पर समान रूप से की जाएगी। इसका मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार इस दृष्टि से देखती है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो सरकार अध्यादेश लाई है उस पर जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन ये समय लग सकता है क्योंकि ये रातों रात होने वाला नहीं है, क्योंकि बस्तियां बहुत ज्यादा बसी हुई हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। रातों रात हो भी ना, क्योंकि लोगों को पब की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। जी जी जी। तो आप देखते हैं वैसे भी एमडीडीए बहुत रीजनेबल रेट पर अपने फ्लैट्स दे रहा है। वहां भी लोग बन रहे हैं, सहधारा के किनारे पर सारे फ्लैट्स बने हैं, कई सैकड़ों फ्लैट्स अभी बने हैं और भी जगह बन रहे हैं। तो वहां पर इन लोगों को बसाया जाएगा धीरे धीरे करके। और जो ग्रीन कॉरिडोर का जो प्रपोजल अभी सिद्दीकी साहब यहाँ पर बोल रहे थे, वास्तव में वो भी एक बहुत अच्छा इफेक्टिव माध्यम है उन लोगों के पुनर्वास के लिए, और उसमें भी सरकार काम करेगी। पूनम, समय की बाध्यता है, एक कमेंट आपसे। कांग्रेस इस लड़ाई को किस तरफ ले जाएगी, किस तरह से आगे बढ़ाएगी? और दूसरा, ये जो आने वाले निकाय चुनाव है उसमें आपकी क्या तैयारियां? समय की बाध्यता है तो थोड़े कांग्रेस का लगातार अभी भी कांग्रेस ने कुछ समय पहले नगर निगम घेराव किया था बस्तियों के लोगों को लेकर के, बस्तियों में भाई नियमितीकरण होना चाहिए और मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो अभी हमारे जो सूर्यकांत धस्माना जी जो मलिन बस्ती के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी ये कह दिया कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो राजभवन कूच करेंगे वहां। तो कांग्रेस इस तैयारी पर है, घिराव करने की तैयारी पर, क्योंकि वो मालिकाना हक दिलाना चाहती है पूरे बस्ती के लोगों को। और कांग्रेस ने अपने राज्य में कुछ किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर दबाव डालने के लिए वही राजनीति कर रही कांग्रेस पहले से ही कर रहे हैं। हमने कांग्रेस पूरी तरह से इस पर राजनीति कर रही है और ये आगे विकास करेगा कांग्रेस का गरीबों के लिए, और गरीबों को बसाने का काम भी जहाँ तक देखा जाए तो खुद ही मतलब हमारी इंदिरा गांधी ने कहा थी कि गरीब जो है वो कहीं ना कहीं आस-पास कहीं पर भी अपने गरीबों को बसाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, तो करोड़ों घर उनको दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों घर दिए। समय की बाध्यता है। इस पे हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। अभी जो मेन मुद्दा है वो ये सरकार को व्यवस्था देनी है, उस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को एक मानवीय पक्ष भी जरूर ध्यान में होगा और रखना भी चाहिए। रखेगी भी सरकार, कोई भी सरकार वो रखेगी, क्योंकि है तो भारतीय है सारे। पर इन सब को ध्यान रखे ये तो जरूर देखना पड़ेगा कि हमारी विविधताओं वाले प्रदेश में, हमारे प्रदेश में जहाँ पे ग्रीनरी एक बड़ा फैक्टर है, आज के दिन आप देख लीजिए जो दुष्परिणाम है वो किस लेवल पर सामने आ रहे हैं। तो उसमें अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट, इन सब को देखते हुए एक परियोजना बनानी पड़ेगी, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उसी के अंतर्गत काम करना होगा। ये एक दिन में तो वास्तव में नहीं होने वाला है, लेकिन चूंकि एक अच्छी सरकार है इस समय, ये कहा जा सकता है कि अगर बड़े विजन से काम करेंगी तो इनके लिए काम करना इस समय आसान होगा। और निश्चित सी बात है उत्तराखंड के लिए ये काफी दूरगामी रिजल्ट देगा। अब हमारे पैनलिस्ट को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस चर्चा में भाग लेने के लिए। नवीन पीरशाली जी,
पूनम कंडारी जी और खुर्शीद सिद्दीकी जी। ये चर्चा आगे जारी रहेगी इस विषय के साथ कि हम किस तरह निकाय चुनाव में जाएंगे और निकाय चुनाव में जाते समय हम उन मूलभूत सुविधाओं को किस तरह से ध्यान रखेंगे जिसके आधार पे हम बहुत सारे काम जमीनी रूप में करते हैं, जिसमें आप देखिए पिछली बार किस तरह से समस्या हो गई थी, डेंगू की थी और सारी चीजों की थी। तो जब तक हम इस तरह की बसावटों को और उन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, बेसिक चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारे लिए ये करना भी मुश्किल होगा। इसके साथ जनसदन के इस कार्यक्रम में आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।